हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी को। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। आप सब नॉलेज, विजडम, सक्सेस लाइफ में गेन करिए। हैप्पीली प्रॉस्पेरिटी के साथ आप सबका लाइफ बना रहे और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। ये जो नॉलेज का सफ़र है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आरवी स्टडी जोन जो है वो कंट्रीब्यूट करता रहे, आप सभी का साथ मिलता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्टेड रहिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन के लिए वो है रिजर्वेशन जो प्राइवेट सेक्टर में लाया जा रहा है जॉब्स को लेकर के। पब्लिक सेक्टर जॉब्स में तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी रिजर्वेशन की बात करी जा रही है। और हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ये सारे कुछ प्राइम एग्जांपल्स हैं जो रिसेंट में न्यूज़ में रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हम यहाँ पर हरियाणा का जो एक्ट है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 का, हम उसको भी बहुत ही डिटेल में देखेंगे। उसका क्रिटिकल, उसका कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस करेंगे, उसके प्रोस, उसके कॉन्स, साथ ही साथ हर तरीके से उसको एनालिसिस करेंगे कि इसके पहले कौन कौन से स्टेट्स इस चीज़ को लाए हैं, क्या हरियाणा पहला ही है क्या, साथ ही ये फॉरेन में कहीं एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, हर तरीके से उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड्स क्या हैं, सारे तरीके से यहाँ पे कवर किया जाएगा। बस वीडियो में आप सब बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और पॉजिटिव फीडबैक कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है। चलिए, तो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के पॉइंट्स पे आप सीधा आते हैं। तो भाई इन न्यूज़ की बात करते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो कहता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 जो है वो इम्प्लीमेंट करा जाएगा 15 जनवरी 2022 से। यानी कि ऑलरेडी ये हरियाणा स्टेट में इम्प्लीमेंट हो चुका है। 15 जनवरी 2022 से वो जो लोकल कैंडिडेट्स एक्ट है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। इवन सुप्रीम कोर्ट जो है वो हरियाणा के अपील को 7 फेब को सुनना चाहेगा। तो ये जो अपकमिंग 7 फेब होगा, यानी कि वहाँ पर इस फैसले को सुना जाएगा जो भी हरियाणा गवर्नमेंट ने लिया है। काफ़ी सारे पिटिशनर्स इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस पर सुनवाई करी जाएगी 7 फेब को। और इस वजह से ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ही कंपलसरी ये टॉपिक हो जाता है। फिर चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तो हर तरीके से यहाँ पर हम एनालिसिस इसका करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं टॉपिक पे सीधा। इनके की पॉइंट्स क्या हैं, ये जो लॉ लाया गया है इनका की पॉइंट्स क्या हैं। तो लॉ की बात कर लेते हैं तो ये उन फर्म्स को कवर करता है जहाँ पे 10 या मोर एम्प्लॉयज़ हैं, या तो 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों कार्य करने वाले, और उनको 75% ऑफ जॉब्स जो होगा वहाँ पे, अगर 100 जॉब वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं तो 100 में से 75 जो होगा, जिनकी सैलरी 30,000 या उससे कम होगी पर मंथ की, उनको माना जाएगा कि स्टेट का आप डोमिसाइल दिखाइए हरियाणा का और आप एलिजिबल हो जाइए। तो कहीं ना कहीं एक तो 10 या उससे ज़्यादा के एम्प्लॉयज़ होने चाहिए वैसे फर्म्स के लिए, सैलरी 30,000 या उससे नीचे होना चाहिए, साथ ही 75% ऑफ लोकल यूथ को जॉब प्रमोट करा जाएगा। अच्छा, ये जो 30,000 है, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आप 50,000 भी देखिएगा, 50,000 रुपये भी। तो ये पहले जब इनिशियली लाया गया था तो 50,000 ही था, लेकिन अब उसको अपडेट करके 30,000 कर दिया गया। तो कहीं आपको दिखे तो आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, अपडेटेड 30,000 ही है, ठीक है। जॉब्स जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा वेरियस कंपनीज़ में, सोसाइटीज़ में, ट्रस्ट्स में और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स में जो कि सरकार के अंदर लोकेटेड होंगी। मतलब राज्य सरकार जिस पर कंट्रोल कर सकता है उन सभी के लिए एप्लीकेबल ये होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो लॉ होगा वो कहीं ना कहीं 10 ईयर्स का इसका पीरियड होगा। जो ड्यूरेशन है वो 10 साल के लिए लाया गया है इस लॉ को, ऐसा सरकार का कहना है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट रिलैक्स कर दी है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट का फ्रॉम 15 to 5 ईयर्स। मतलब इनिशियली डोमिसाइल के लिए 15 साल का होना चाहिए था रिक्वायरमेंट, कि आपको अगर हरियाणा का निवासी होना है राज्य सरकार के तहत तो 15 साल का होना था, लेकिन अब उसको घटा करके 5 साल कर दिया गया है। जैसे हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में देखा है CAA 2019 कि वहाँ नेचुरलाइजेशन का जो पीरियड है वो 11 ईयर्स से 5 ईयर्स कर दिया गया है, तो यहाँ पर 15 से 5 कर दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही ये मैंडेटरी होगा उन सभी एम्प्लॉयर्स के लिए जो काम करवाते हैं, बॉस जिसको आप कह सकते हो, उन सभी एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो रजिस्टर करें अपने एम्प्लॉयज़ को लेबर डिपार्टमेंट को एट द डेजिग्नेटेड पोर्टल जो लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा का है। और ये ध्यान रखिएगा ये उन्हीं के लिए है जो इसके तहत कवर होते हैं, यानी कि 30,000 या उससे कम सैलरी वाले लोगों के लिए। तो ये मैंडेटरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन एम्प्लॉयर्स के लिए मैंडेटरी है कि अपने एम्प्लॉयज़ का रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि वेबसाइट है लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा का, उनके पोर्टल पर जा करके, ठीक है। साथ ही साथ अगर वायलेशन होता है किसी भी प्रोविजन का इस एक्ट का तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा।
तो अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता है, तो वो अपने आप में एक अपराध माना जाएगा और जिसके लिए दंडनीय प्रावधान भी होगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड जो है वो 3 मंथ्स है, अवेलेबल फॉर कंप्लायंस। कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर अंदर इन चीज़ों को फिट करा लेना है। अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो उस पर फाइन लगाया जाएगा बिटवीन 25,000 एंड 1 लाख। तो 25,000 से लेकर के 1 लाख के बीच का कुछ भी अमाउंट जो है वो फाइन में हो सकता है पे करना पड़ जाए, अगर 3 महीने के अंदर अंदर उसको कोई लागू नहीं करता है तो टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया है गवर्नमेंट ने। अब नेक्स्ट आपको हम लिए चलते हैं एग्जेम्पशंस पे। कुछ छूट भी दिया गया है, कुछ मैंडेटरी है तो कुछ एग्जेम्पशंस भी। एग्जेम्पशंस क्या है कि एम्प्लॉयर्स क्लेम कर सकते हैं एग्जेम्पशन प्रोवाइड करके रिजर्वेशन लोकल्स को, अगर लोकल कैंडिडेट्स के पास में या तो जो स्किल चाहिए उस एम्प्लॉयर को वो नहीं है, या फिर वो क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर वो उस कदर काबिल नहीं है कि वो उस पोस्ट के लिए, उस जॉब के लिए वो फिट बैठे। तो वैसे केस में एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्शन दिया गया है कि आप ठीक है, आप वैसे केस में आप दूसरे लोगों को हायर कर सकते हो। लेकिन ये वहीं तक सीमित नहीं है, ये जो क्लेम होगा उसको इवैल्यूएट किया जाएगा एक ऑफिसर रैंक के द्वारा, जो कि डिप्टी कमिश्नर या उससे हायर रैंक के ऑफिसर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बस एम्प्लॉयर ने नॉर्मली कह दिया, तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर या उनसे ज़्यादा रैंक के जो ऑफिसर होंगे वो इस चीज़ को देखेंगे बारीकी से कि क्या ये मतलब जो तथ्य दिए जा रहे हैं कितने वो सही हैं। ठीक है, इसके अलावा लीगल इश्यूज़ की बात कर लेते हैं। अब कहीं ना कहीं सुनने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि इंडिया, हम कहीं ना कहीं एज अ नेशन की बात करते हैं और हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है और कहीं ना कहीं हम यूनिफाइड स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। मतलब जनरली आप देखिएगा एग्रेरियन इकोनॉमीज़ जो हैं वो, मतलब जैसे यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार के जो लोग होते हैं वो जनरली महाराष्ट्र, गुजरात जाते हैं जॉब के पर्पज़ से, और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब के भी जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं सारे स्टेट्स जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो वो बात हो गई कि मतलब एक तरीके से मतलब बंद कमरे में रख देना उस चीज़ को, हमारा लॉ और हमारे ही लोग और हमारी ही इनकम, इस तरीके से। तो लीगल इश्यूज़ क्या हैं इसमें? फर्स्टली है आर्टिकल 14, तो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स। कहीं ना कहीं मतलब आर्टिकल 14 का वायलेशन माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है, तो ये वायलेशन माना जा रहा है। साथ ही साथ आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 का भी वायलेशन माना जा रहा है, जो कि मेंशन करता है स्पेसिफिक रिजर्वेशन को लेकर के फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट नथिंग अबाउट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन के लिए तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में जिक्र करा गया है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं पर भी बात नहीं करी गई है, यानी कि संविधान भी उसको बैकिंग नहीं देता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 19 की बात कर लेते हैं। तो सिटीजन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि अपने आप में वो भी एक वैलिडिटी भी माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई दूसरे स्टेट का है, अगर कोई कर्नाटका का है, तो वो हरियाणा जाकर के जॉब नहीं कर सकेगा, तो आर्टिकल 19 का वायलेशन माना जाएगा। साथ ही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जो है उसका भी वायलेशन माना जा रहा है, क्योंकि सभी सिटीजन्स के पास में फंडामेंटल राइट है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन को कैरी कर सकते हैं, ट्रेड या फिर बिजनेस, क्योंकि ये उनका मूल अधिकार है, नैतिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो उसका भी ये वायलेशन माना जा रहा है। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 19 इन सभी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना जा रहा है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं केशवानंद भारती केस केरल में 1973, जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बताया गया था। तो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो जुडिशियल रिव्यू के डॉक्ट्राइन में आ चुका है, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को सुनवाई होना है। खैर उस पर जो भी मतलब आएगा हम फर्दर आपको अपडेट दे देंगे। अब आपको नेक्स्ट हम लिए चलते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को कि उनके पास में ये पावर है कि वो एक लॉ बना सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के टू एन ऑफिस अंडर द स्टेट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो है वो रेसिडेंस होगा उस पर्टिकुलर राज्य के लिए। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि ठीक है, सपोज कल को अगर वो लॉ बनाना चाहते हैं झारखंड के लिए कि ठीक है, झारखंड के मूल निवासी जो होंगे, डोमिसाइल जिनका झारखंड का होगा, उनके लिए ये पर्टिकुलर जॉब मतलब दे देंगे, दैट टू पब्लिक सेक्टर के लिए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्म है पार्लियामेंट लॉ बना सकता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के अंडर द स्टेट प्रोवाइडिंग रिक्वायरमेंट्स सच एज रेसिडेंस, वहाँ रेसिडेंस आ सकता है विद इन दैट स्टेट, वो भी उस स्टेट के लिए। लेकिन वो पावर किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है। यहाँ लॉ किसने बनाया है? मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, दुष्यंत चौटाला की सरकार ने। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है। तो ये भी अपने आप में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का फीचर है, उस चीज़ों को भी वायलेट करता नज़र आ रहा है।
इसके साथ ही आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 की बात कर लेते हैं। तो स्टेट जो है वो कोई भी प्रोविजन बना सकता है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर पोस्ट को लेकर के इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स जिनका एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 क्या था? पार्लियामेंट को पावर देता था कि आप किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए रेसिडेंस क्राइटेरिया रख सकते हो जॉब को लेकर के। और आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 क्या कहता है कि वो स्टेट को यहाँ पे पावर दे रहा है कि आपको अगर लगता है कि मध्य प्रदेश में मान लीजिए भील जनजाति के लोग, अगर आपको लगता है कि वो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रख सकते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रख सकती है। तो ये उनकी बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटायर 75% की जब बात आ जाती है तो कोई मतलब एक आप कह सकते हो कि प्रॉपर उस पर अमली जामा पहनाने जैसा हो जा रहा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक वैलिड रीज़न नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ उन्होंने 75% लोकल यूथ की बात करी है। नेक्स्ट हम कुछ कंसर्न्स की बात कर लेते हैं जो कि आप मेंस में लिखने के काम आपको आएगा। तो आप प्रीलिम्स में उन आर्टिकल्स को भी ध्यान रखिएगा और मेंस के लिए लिखने के लिए आप उन आर्टिकल्स को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साथ ही इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से एनालिसिस दे सकते हो। कंसर्न्स की बात करते हैं। कैन कॉज एक्सोडस ऑफ इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होंगे उनमें एक क्योस मच जाएगा और वो मतलब एक अनसेटल सा हो जाएंगे। एक्सोडस मतलब बाहर निकलने की होड़ सी मच जाएगी, फिर चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों, फिर चाहे वो मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स हों। साथ ही साथ अफेक्ट करेगा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह, क्योंकि सन ऑफ द सॉइल इशू को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं भूमि दान आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, मतलब तो इस तरीके से भूमिपुत्र मूवमेंट वगैरह, तो सन ऑफ द सॉइल इशू को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि जो एग्जिस्ट कर रही हैं ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ वो भी अफेक्ट होंगी। और इसी के साथ में एक्सट्रीम टैलेंट का क्रंच भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब अगर लोकल्स के लिए ही वो रहेगा तो हो सकता है कुछ ऐसे जॉब्स होंगे आईटी बेस्ड या कोई भी एक पर्टिकुलर, जहाँ के लिए हो सकता है कि वो मतलब जो बंदे होंगे वो प्रॉपर नहीं मतलब उस जॉब के लिए फिट बैठ पाएंगे, तो उनको बाहर के स्टेट की ज़रूरत होगी। लेकिन ये लॉ कहीं ना कहीं सिकोड़ के रख दे रहा है, वो जो दायरा है वो उसको रिड्यूस करके रख दे रहा है कहीं ना कहीं लोगों के सिलेक्शन का, ठीक है। इसके बाद में इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टार्ट करने लग जाएंगे राज्य से बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो फिर बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज को ढूंढने लगेंगे और वो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज को ढूंढने के चक्कर में वो हरियाणा गवर्नमेंट यानी कि हरियाणा स्टेट से एक्चुअली वो बाहर जाकर के फिर इन्वेस्ट करेंगे, वो बाहर जाकर के बिजनेस करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं अपने आप में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट और एज अ नेशन की भी इकोनॉमी को इफेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं रीजंस बिहाइंड सच लेजिस्लेशंस। क्या ऐसे कारण हैं ऐसे कानून को लाने के लिए? पहला है वोट बैंक पॉलिटिक्स। जब वोट आते हैं, चुनाव जब भी आती है, कहीं ना कहीं इलेक्शन मैनिफेस्टोस में बहुत सारी बातें कर दी जाती हैं और जब गवर्नमेंट उनको फुलफिल करने में नाकामयाब होता है तो ऐसे कुछ टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स एक ये मुद्दा बन चुका है कि कहीं ना कहीं चुनाव में जीतने के लिए वो ऐसे कुछ वायदे कर देते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में उसको फुलफ़िल करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक तरीके से केओस हो जाता है, और वो यही कुछ फैक्टर्स नज़र आते हैं। दूसरा इकोनॉमिक स्लगिशनेस। अब अगर आप इकोनॉमिक स्लगिशनेस से समझो तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉबलेसनेस जो है वो इंटेंसीफाई हो चुका है और इसके वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी श्रिंक करते जा रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर जॉब जो है वो भी कम होता जा रहा है, जिसके वजह से प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स पे लोगों का जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है इंक्रीज्ड इनकम्स एंड टैलेंट। अच्छा, अब अगर सपोज़ हरियाणा ने ये जो लॉ लाया है, अब हरियाणा के ही लोकल यूथ होंगे तो जाहिर सी बात है जो इनकम होगा वो तो हरियाणा गवर्नमेंट में ही रह जाएगा, और टैलेंट यानी कि हरियाणा के जो लोकल यूथ होंगे उन्हीं के टैलेंट का यूज़ करा जाएगा, और इन शॉर्ट कुल मिलाकर के टैलेंट और इनकम दोनों हरियाणा गवर्नमेंट का बढ़ेगा। नेक्स्ट है प्री कंडीशन फॉर लैंड एक्विजिशन। अच्छा, लैंड जब भी भूमि अधिग्रहण करा जाता है, लैंड एक्विजिशन किया जाता है, तो काफ़ी बार फार्मर्स के द्वारा एक प्री कंडीशन रख दिया जाता है कि आप हमारे घर से लड़कों को या फिर लड़कियों को जॉब के लिए मतलब लोगे तो ही हम ज़मीनें देंगे। तो ये जो प्री कंडीशन रह जाता है लैंड एक्विजिशन के लिए, तो वो भी एक पैमाना माना जाता है और वो भी एक वैलिड रीज़न है जो कि कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा और उसके बेसिस पे उन्होंने इस लॉ को लाया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं नीड ऑफ रिजर्वेशन। ऐसे रिजर्वेशन की ज़रूरत ही क्या आन पड़ी है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोज भी दिखाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कॉन्स दिखाते चलेंगे, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस करना आसान है लेकिन कंस्ट्रक्टिव अगर आपको करना है, बैलेंस्ड आंसर आपको लिखना है, तो आपको कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स भी ध्यान में रख करके आंसर को फ्रेम करना होगा। बिकॉज यूपीएससी मेंस में या फिर कहीं पे भी आप इंटरव्यू में भी बोल रहे हो तो आप एक फ्लो में आगे नहीं जा सकते हो, आपको पॉज करना होगा, आपको अपने आंसर को रिफाइन करना होगा, बैलेंस करना होगा, और फिर ही आप जाकर के एक अच्छा आंसर बना सकते हो, ठीक है।
नीड ऑफ रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नेशनल एवरेज जो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो महज 7% है, जबकि हरियाणा का जो है वो 26% है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स ऑफ लोकल्स, कहीं ना कहीं लोकल जो हैं वहाँ के उनकी जॉब बहुत ज़्यादा गई है। वैसे तो पैंडेमिक से कहीं ना कहीं इंटायर वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा कि जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा गया है और वो इफेक्ट हरियाणा भी उससे हुआ है और वहाँ के लोकल्स भी हुए हैं। नेक्स्ट है इंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो कहीं ना कहीं इससे डेवलपमेंट भी होगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा बहुत ज़्यादा है, हरियाणा में 26% है, तो वो एक कंसर्न है जिसको एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट है डिस्करेज किया जाएगा माइग्रेशन, कहीं ना कहीं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी कि इंटर स्टेट जो माइग्रेशन होता है उन चीज़ों को रोका जाएगा, क्योंकि पैंडेमिक में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स को तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स जो हैं वो उनकी डेथ भी हुई, सिर्फ मतलब ट्रेजेडी से, ऐसा नहीं कि पैंडेमिक से तो हुआ ही, साथ ही साथ ट्रेजेडी से। और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मतलब बदतर हालात हमने अपने देश में उस वक्त देखे। हाँ, बहुत सारे मतलब टैलेंटेड हीरोज़ निकल के आए, सोनू सूद जी और बहुत सारे लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके से उसमें कंट्रीब्यूशन दिया, रतन टाटा साहब वगैरह। तो माइग्रेशन जो है उसको डिस्करेज करेगा ये, क्योंकि अब जब अपने ही स्टेट गवर्नमेंट में या फिर अपने ही राज्य में मतलब जॉब मिल जाएगा तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और नेक्स्ट है अनडूइंग एलपीजी लॉसेस, कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स जब लाया गया 1991 में, तो हमारी जो इकोनॉमी थी उसके पहले वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर 200 सालों से ज़्यादा का हुकूमत रहा था फॉरेन मतलब कंट्रीज़ का। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं वो जो हमारा माइंड सेट था वो उस तरीके से मतलब बन चुका था कि मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी रखो, अपने ही दायरे के लोगों को रखो, बाहर हमें फॉरेनर्स को इन्वेस्ट मतलब नहीं करने देना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझ आ चुका था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम क्लोज्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से नहीं बढ़ सकते हैं। कोल्ड वॉर भी खत्म हो चुका था, यूएसएसआर का भी विघटन हो चुका था, और जो कैपिटलिज्म वगैरह का प्रिंसिपल हुआ करता था वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं मतलब अब यूएस का वो ग्रो करने लग गया था, और यूएसएसआर का जो मतलब कम्युनिज्म का जो प्रिंसिपल था वो भी कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रहा था। तो इस वजह से एलपीजी के जो मतलब लॉसेस देखने को मिले वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि फॉरेनर्स का एंट्रेंस हो चुका था। उसके बाद से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हुए, फॉरेनर्स को जॉब मिलने लग गया, तो इसके वजह से इंडियंस जो हैं वो जॉबलेस रहने लग गए। तो कहीं ना कहीं एक ये भी एक कारण आप कह सकते हो कि जो भी एलपीजी के वजह से जो जॉबलेसनेस हुआ है उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये जो है वो लॉ लाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको हम लिए चलते हैं कुछ ऐसे जुडिशियल वर्डिक्ट्स को जो बताते हैं कि बिल्कुल इसके पहले जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई ही किया है। तो आप इन दोनों का नाम याद रख सकते हो। पहला है डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984, जहाँ पे ये कहा गया था कि जनरली जो मतलब अगेन वो लोकल क्राइटेरिया वाली ही बात को लेकर के। सेकेंड है सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1995, तो यहाँ पर भी तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए ही बात करी गई थी, ठीक है। और ओवरऑल इन दोनों ही जुडिशियल वर्डिक्ट्स से सुप्रीम कोर्ट ने यही मतलब निकाला था कि ऐसे मतलब हम रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में नहीं ला सकते हैं, मतलब सिर्फ स्टेट के बेसिस पे, सिर्फ आप रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, जेंडर के बेसिस पे नहीं कर सकते हो, स्टेटहुड के बेसिस पे नहीं कर सकते हो, यानी कि रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, और ये चीज़ ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए जाते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी जो है वो भी प्रॉमिस करते हैं कि 80% रिजर्वेशंस जो होगा वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब्स में, मतलब गोवा वगैरह उत्तराखंड में ये प्रॉमिस कर रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स भी सिमिलर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को प्रमोट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं मतलब जब भी हम मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए मतलब ये पॉइंट्स बिल्कुल बहुत अच्छे काम आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिए चलते हैं मेजर्स क्या लिए गए हैं स्टेट्स के द्वारा फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसा कि हमने बताया, तो सिर्फ हरियाणा नहीं है, हरियाणा 2020 में, आंध्र प्रदेश 2019 में। खैर आंध्र प्रदेश उसके बाद से स्लो हो गया क्योंकि वो मतलब 2 से 3 साल का वक्त दिए हैं इस चीज़ को समझने के लिए, पॉलिसी उस हिसाब से बनाने के लिए, जबकि हरियाणा ने काफ़ी फास्ट काम किया था। ऑल्दो दोनों का ही सेम था कि 75% रिजर्वेशन जो होगा वो लोकल्स के लिए होगा प्राइवेट इंडस्ट्री में। साथ ही कर्नाटका ने भी एक ड्राफ्ट लाया था, वो मतलब प्रपोज नहीं किया जा सका, फिर पास नहीं हो सका, और वो ड्राफ्ट के तहत ये था कि 100% रिजर्वेशन होगा ब्लू कॉलर जॉब्स में, वहाँ के लोकल्स के लिए ही।
तो ये जो कॉलर वाली बात अगर हम कर लेते हैं तो मतलब इकोनॉमी जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उसी के बेसिस पे आप मतलब इसको डिवाइड कर सकते हो। प्राइमरी सेक्टर मतलब कि वो एक्टिविटीज़ जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके करा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज़ करके किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, खेती, माइनिंग वगैरह हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, डेयरी हो गया। तो ये प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जो भी लोग एंगेज्ड होते हैं, जो काम करते हैं इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाया जाता है नेचुरल मटेरियल्स से या फिर रॉ मटेरियल्स से। तो जैसे कि शुगर केन प्रोडक्शन वगैरह, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कॉटन फैब्रिक, ये सारे जो हैं वो इस सेक्टर में आते हैं। यानी कि मशीनरी की जो बात आएगी, जहाँ पे मशीन से सामान बनाने लगे जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आएगी, तो वो सेकेंडरी सेक्टर होगा। और किसी भी नेशन को अगर ग्रो करना है तो उसका सेकेंडरी सेक्टर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो कि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम उतने अच्छे नहीं हैं। हमारा प्राइमरी सेक्टर अच्छा है, सर्विसेज सेक्टर अच्छा है, लेकिन हम छलांग लगा दिए हैं। बीच का जो सेकेंडरी सेक्टर है उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं किए हैं, जैसा कि चाइना ने किया है। इस वजह से कहीं ना कहीं हम और बेटर कर सकते हैं, और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स जो हैं वो इसीलिए चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी लोग एंगेज होते हैं, काम करते हैं, उनको ब्लू कॉलर कहा जाता है। ब्लू कॉलर वर्कर्स इन्हीं को कहा जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, तो कर्नाटका का वही कहना था। साथ ही साथ आप यहाँ पे मतलब अगर आपको हम एग्जांपल्स दें तो ऑयल रिफाइनरी वगैरह हो गया, फूड प्रोडक्शन जैसे किया जाता है, फैक्ट्री वगैरह जैसे हो गया, मिल वगैरह हो गए टेक्सटाइल्स के, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्टर में ही आएंगे। अच्छा, कोर इंडस्ट्रीज़ भी होता है। जैसे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में अगर आप ध्यान दोगे तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी होता है, स्टील होता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होता है, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स। बहुत बार पूछा गया है, आप ये ध्यान रखिएगा 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन आता है। तो ये 40% तक का वेटेज जो है वो कवर करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, क्रूड ऑयल है, कोल है, सीमेंट है, नेचुरल गैस है और फर्टिलाइजर्स है। और ये मंथली प्रोडक्शन इंडेक्स है जो कि कहीं ना कहीं मतलब निकाला जाता है और मंथली वाइज इसको। ठीक है, अब टर्शियरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर। तो सर्विसेज की बात यहाँ पे मोस्टली करी जाती है, जिसके लिए इंडिया जाना जाता है अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड। हमारी सर्विसेज जो है वो बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रक्स से या फिर ट्रेन्स से, बैंकिंग वगैरह का, इंश्योरेंस का, फाइनेंस का, वो सब इसी के तहत आता है। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को अगर वैल्यू एडिशन दे दिया जाए तो वही आपका टर्शियरी सेक्टर हो जाएगा या सर्विस सेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो वाइट कॉलर जॉब्स हो जाते हैं। डॉक्टर हो गए, डेंटिस्ट हो गए, टीचर हो गए, ये सारे के सारे जो हैं वो वाइट कॉलर जॉब्स में आते हैं। इवन पिंक कॉलर वर्कर भी एक टर्म जोड़ा जाता है। तो पिंक कॉलर की बात कर लेते हैं। तो पिंक कॉलर वो होते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं ट्रेडिशनली, मतलब वुमेन्स वर्क में जो जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि कहीं ना कहीं मतलब आप कह सकते हो बेबी सीटर वगैरह हो गया, नर्सेस हो गए, डे केयर वर्कर हो गया, तो ये सारा मोस्टली मतलब पिंक कॉलर है। मेंस भी काम कर सकते हैं, तो इस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं मतलब पिंक कॉलर जॉब भी कंसीडर किया जाता है। और एक सनराइज इंडस्ट्री भी एक टर्म होता है। तो सनराइज इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए है जो बूम दिखा रहे हो। मतलब इनिशियली तो वो इन्फेंट थे, जैसे बेबी कैसा होता है बहुत छोटा सा, तो इनिशियली तो वो इन्फेंट थे। साथ ही साथ वो इतना मतलब उनके अंदर पोटेंशियल है, वो है तो बेबी में ही, लेकिन इतना पोटेंशियल है कि वो रैपिड बूम दिखाएगा। कहीं ना कहीं उसकी वजह से हाई ग्रोथ रेट होगा, इनोवेशन देखने को मिलेगा, इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएंगे। तो इस तरीके से उसको सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है जो कि इमर्ज करेगा। ठीक है, और उसका लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो मतलब कहीं ना कहीं उसके वजह से जो कंपीटिंग इंडस्ट्री होंगे वो डिक्लाइन करने लग जाएंगे। और इस वजह से मतलब आपको सनसेट इंडस्ट्री भी उनको कहा जाता है। जैसे कि आईटी वगैरह हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, रिटेल सेक्टर हो गया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। और खैर ये जब हम इकोनॉमी के लेक्चर्स लेंगे तो वहाँ पे कवर कर देंगे, लेकिन जो भी टर्म आया था तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। जैसा कि हमारा हमेशा से कहना है कि हम इन चीज़ों को बहुत ही बेस्ट तरीके से, यहाँ से अच्छा एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करिए। अच्छा, हमने ऑलरेडी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का मतलब नोट्स जो है वो आउट कर दिया है। तो जो भी मतलब एस्पिरेंट्स दिल्ली में रह करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जा करके लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हैं आरवी स्टडी जोन का इकोनॉमिक सर्वे और बजट का। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर मतलब हम अमेज़ॉन पे भी कल परसों तक ही लॉन्च कर देंगे तो आप वहाँ से भी जाकर के इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, और हम मतलब वहाँ पे प्राइस जो है वो एकदम मिनिमल है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हाई फाई प्राइस है, एकदम मिनिमल है।
तो आप जा करके क्वालिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हमारा वेबसाइट भी है kashi-rvzone2917.com, आप वहाँ से भी इन चीज़ों के साथ अपडेटेड रह सकते हो। ठीक है, और एक और एक्टिविटी आता है, वो है क्वाटरनरी एक्टिविटी। तो क्वाटरनरी एक्टिविटी जो है वो नॉलेज सेक्टर को कहा जाता है। क्वीनरी एक्टिविटी भी आ जाता है, जहाँ पे मतलब आपको टॉप डिसीजन मेकर्स वगैरह मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आई होप आपको पता ही होगा। ठीक है, जब हम इकोनॉमी के लेक्चर्स लेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को देख लेंगे। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सीधा, मतलब ये हो गया। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इसके पहले महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना भी हैं, लेकिन ये स्टेट्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के लिए थे, लेकिन ये स्टेट्स प्राइवेट सेक्टर के लिए हैं। तो ये चीज़ अलग है थोड़ा सा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के लिए तो खुद संविधान भी कहता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात अभी तक कहीं पे भी हमने नहीं देखी है इससे जुड़ी हुई। तो इस तरीके से हम वे अहेड की अब बात करते हैं कि क्या फ्यूचर होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। कंसीडरिंग, मतलब फर्स्टली तो अगर रखना ही है तो 20 से 25% तक का रखो। मतलब अगर आप पॉजिटिवली बात करो तो पहली बात तो यह है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने लोकल्स को स्किल्स प्रोवाइड कराएं, और कहीं ना कहीं स्टाइपेंड प्रोवाइड करा सकते हैं मंथली एक सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ज़्यादा फोकस स्किल पे होना चाहिए, बेटर एजुकेशन पे होना चाहिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फैसिलिटीज़ अच्छे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है बाकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं अगर फिर भी उनको लगता है तो वो 20-25% के बेसिस पे उन चीज़ों को रख सकते हैं। इसके बाद में जो वो सैलरी 30,000 या उससे नीचे रखे हैं उसको 15,000 तक का कर सकते हैं, कॉस्ट टू कंपनी बेसिस, जैसा कि मतलब उनको समझ आता हो। और इन्हीं बातों को कहीं ना कहीं हम वे अहेड में रखेंगे। कहीं ना कहीं वायलेशन नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी ना अपनाते हुए कहीं ना कहीं एक ओपन विचारधारा रखें। और कहीं ना कहीं मतलब एक डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात बिल्कुल अच्छी लगती है, लेकिन वो पैरेलल तरीके से करा जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे चल करके ये सभी स्टेट्स फर्दर इसी तरीके से करते चले जाएंगे। और आज इंडिया, जो कि ऑलरेडी सरदार पटेल जी, बिस्मार्क ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, लौह पुरुष, तो वो उन्होंने ही मतलब 543 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको एकजुट करा, एक धागे में पिरोया। और आज हमारा देश जो है वो इस तरीके से बना हुआ है कि हम सेक्युलर हैं, काफ़ी सारे रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हैं, हर तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी है, लेकिन स्टिल हम यूनिटी अपना बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिखरे ना सिर्फ किसी एक कारण की वजह से, तो हमें ध्यान में रख करके उस तरीके से ही प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको आर्टिकल 19, जैसा कि काफ़ी बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट। अब 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए अगर बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, और आर्टिकल 19 अगर आपको ध्यान होगा, जब आपने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा होगा, जब हम पॉलिटिकल लेक्चर्स बनाएंगे तो हम वहाँ पे बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी जब मतलब देश में लगाया ऑलरेडी 3 बार लगाए जा चुके हैं, तो नेशनल इमरजेंसी जब भी 2 तरीके से लगाया जाता है, एक तो आर्म्ड रिबेलियन और दूसरा जो है वो है कहीं ना कहीं मतलब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इस तरीके से। क्योंकि पहले तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, लेकिन अब ये आर्म्ड रिबेलियन टर्म 44th अमेंडमेंट एक्ट से देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं मतलब जब आर्म्ड रिबेलियन पे लगाया जाएगा तो आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आर्टिकल 20 और 21 जो है वो किसी भी तरीके में वायलेट नहीं होता, सस्पेंड नहीं होता किसी भी कंटेक्स्ट में। ठीक है, चलिए, अच्छा वॉर के टाइम पे नहीं होगा, लेकिन आर्म्ड रिबेलियन के टाइम पे आर्टिकल 19 जो है वो मतलब आपको सस्पेंड देखने को मिल जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये कंफ्यूज हो गए हैं। आर्टिकल 19 जो है वो आपको आर्म्ड रिबेलियन के टाइम पे सस्पेंड नहीं होगा, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन जब होगा तभी सस्पेंड होगा। ठीक है, माफ़ करिएगा। तो आर्टिकल 19 क्लॉज ए। क्लॉज बी की बात कर ले, असेंबल होना पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। असेंबल हो, इकट्ठा हो, लेकिन बगैर आर्म्स के। इवन सेक्शन 144 जो लगाया जाता है, धारा 144 कलेक्टर के द्वारा, वो भी यही कहता है कि 4 लोग या उससे ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने चाहिए। तो एक तो मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट की भी बात करता है आर्टिकल 19, स्ट्राइक की बात नहीं करता। आप हड़ताल मत करो, प्रोटेस्ट करो पीसफुली। ठीक है, फिर सी जो है वो फॉर्म एसोसिएशंस या यूनियंस की बात करता है। डी जो है वो मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आपको एंटायर इंडिया में घूमना है, आर्टिकल 19। अक्रॉस द वर्ल्ड, आर्टिकल 21। ठीक है, साथ ही ई की बात कर लेते हैं, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी जगह पर अगर हम रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उससे जुड़ा हुआ। और साथ ही साथ एफ जो है वो ओमिटेड हो चुका है। जी जो है वो प्रैक्टिस करने की बात करता है, कोई भी प्रोफेशन या फिर कैरी करना, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा फाहिमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल केस में राइट टू इंटरनेट को भी आर्टिकल 19 में भी रखा गया है।
और राइट टू इन्फॉर्मेशन वगैरह RTI जो है वो भी आर्टिकल 19 का ही हिस्सा है। तो आर्टिकल 19 जो है वो ब्रॉडरली मतलब इन चीज़ों को कनेक्ट करता है। और इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है यहाँ पे इसको हम एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को बिल्कुल जैसा कि हमने कहा है लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट के लेक्चर्स भी आप जा करके पीछे देख सकते हैं। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी है। तो जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है हम कंसिस्टेंटली अपना एफर्ट दे रहे हैं। हमने वेटलैंड्स के ऊपर एंटायर एक वीडियो बना दिया है, अपडेटेड वन है, आपको इससे अपडेटेड वन कहीं भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिएगा। तो हमने बहुत ही अच्छे से उसको कवर किया। आप जाकर के उन वीडियोस को रेफ़र करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का रीच बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए।